हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर। हम लोग पिछले वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है मिरर्स, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिरर, दर्पण। दर्पण हम लोग समतल दर्पण हेडिंग डाले हैं। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके एक तल पर सीधा क्या होता है? परावर्तक होता है। जैसे हम लोग जिसको शीशा देखते हैं उसके एक तरफ क्या होता है? पॉलिश होता है। क्या होता है? एक तरफ पॉलिश होता है। अगर हमको अपना पूरा शरीर देखना हो तो कम से कम अपने साइज, हमारा जो लंबाई उसके आधे में, उसके आधे लंबाई का हमारा दर्पण हो तो हमारे पूरे शरीर का प्रतिबिंब हम लोग देख सकते हैं। समझ में? अगर हमको पूरे शरीर का प्रतिबिंब देखना है तो हमारे पूरे शरीर की जो हाइट है उसका कम से कम आधा दर्पण की हाइट रखेंगे। तो हमारा क्या है कि परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है। इसमें जो परावर्तक सतह होता है, जो परावर्तक सतह होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की उभरा हुआ होता है, दबा हुआ होता है। इसमें क्या होता है? परावर्तक जो सतह होता है वो क्या होता है? समतल होता है। परावर्तक सतह समतल होता है। परावर्तक सतह समतल होता है। पूछ सकता है कि समतल दर्पण में परावर्तक का सतह होता है समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन देना है कि हमेशा समतल दर्पण में जो परावर्तक सतह का तल होता है हमेशा समतल होता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर में हम बता दिए कि परावर्तक सतह का समतल क्या सतह होता है, वो क्या होता है? समतल होता है। अब कह रहे हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है जितने दूरी पर हम होंगे उतनी ही दूरी पर उसके पीछे बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब जितने दूरी पर हम उससे होते हैं उसके पीछे उतनी ही दूरी पर क्या होता है? उसका प्रतिबिंब बनता है। किसका? समतल दर्पण का। लिखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है। दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है, जितनी दूरी पर वस्तु होती है। ठीक है, देखते हैं। पहला तो बता दिए कि प्लेन मिरर जो होता है परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है। वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है दर्पण के सामने जितनी दूरी पर क्या होता है? वस्तु रखी होती है या वस्तु होती है, हमारा क्या होता है? उसी तरह प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब बनता कैसे है? तो प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और उल्टा होता है। काल्पनिक वस्तु के बराबर, तथा पार्श्व, मतलब जो प्रतिबिंब बनता है एकदम, ये स्टेप बाय स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए कि समतल जो दर्पण होता है, समतल दर्पण में प्लेन का सतह कैसा होता है? तो प्लेन का सतह समतल होता है। ये क्वेश्चन यहां से तैयार हो गया। अगर कहता है कि प्लेन मिरर में
वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। कितनी दूरी पर बनता है? जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता कैसे है? तो काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता था, पार्श्व मतलब उल्टा होता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर्स के बारे में हम लोग इतना देखे। अब इसमें एक पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं कि जो प्लेन मिरर में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बताएं, अभी आपको पहले बता चुके हैं कि अगर समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना हो तो दर्पण की जो लंबाई होगी वस्तु की लंबाई से कम कितना, आधी तो होनी ही चाहिए। समतल दर्पण में वस्तु की पूर्ण प्रतिबिंब के लिए वस्तु की पूर्ण प्रतिबिंब के लिए समतल दर्पण में वस्तु की पूर्ण प्रतिबिंब के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई का कम से कम आधी होनी चाहिए। वस्तु की लंबाई का कम से कम आधी होनी चाहिए। आधी होनी चाहिए। तो यहां से हम लोग 3 क्वेश्चन, आप लोग 3 पॉइंट हम लोग देख लिए। ठीक है, कौन कौन सा 3 पॉइंट देखे हम लोग? देखिए 3 पॉइंट हम लोग देखे। पहला पॉइंट हमारा ये था, दूसरा पॉइंट हमारा यहां हो गया, तीसरा पॉइंट यहां हो गया कि प्लेन मिरर होता क्या है। प्लेन मिरर जो होता है, समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आपका देख लिए। हम इसमें अगला पॉइंट है कि काल्पनिक जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता कैसे है? काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। काल्पनिक बनता है वस्तु के बराबर और उल्टा होता है। और एक पॉइंट जो बता रहे हैं कि समतल दर्पण में वस्तु की अगर हमको अपने शरीर का पूरा प्रतिबिंब अगर हमको देखना चाहते हैं तो कम से कम वो जो दर्पण होगा, जो दर्पण रहता है, कम से कम हमारे जो लंबाई है, हमारी जो हाइट है, कम से कम उसका आधा तो दर्पण जरूर होनी, तभी आप उसमें प्रतिबिंब अपना पूरा देख पाएंगे। तो हमारा ये प्लेन मिरर्स के बारे में आपकी बातें बता दी गई। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, मिरर के कुछ टाइप्स होते हैं जो कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या होता है? जो मिरर्स होते हैं उसको बोलते हैं दर्पण। क्या होते हैं? दर्पण। दर्पण आपका 2 होता है। दर्पण आपका 2 होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। नाम से स्पष्ट है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल मतलब उठा हुआ, अवतल मतलब उठा हुआ, अव मतलब उत्तल मतलब दबा हुआ। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या है? तो अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो प्लेन मिरर्स क्या होता है उसके बारे में जाने। मिरर्स कितने प्रकार के होते हैं? मेनली हमारे 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और अवतल दर्पण को ही हम लोग बोलते हैं अपसारी और उत्तल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी। तो यहीं से हमारा 2 नाम हो गया, अपसारी और अभिसारी। इसी को बोलते हैं
अपसारी और अभिसारी। देखिए बहुत यहीं से कंफ्यूजिंग होना शुरू हो जाता है। कहीं अगर अपसारी क्या है, अव और उ तो समझ में आ गया। अव मतलब अवतल और उत्तल, तो कनकेव मतलब हो गया ये, किसको बोलते हैं उभरा हुआ, इसको बोलते हैं उभरा हुआ। जब एक बार इसको कंसेप्ट समझ जाएंगे तो गलतियां दोबारा नहीं होगा। अगर एक बार कंफ्यूज हो गए तो ऐसा चैप्टर है कि हमेशा आपको परेशान किया रहेगा। उभरा हुआ और दबा हुआ, इसी में जान लीजिए आपका मिरर्स का आधा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, अपसारी दर्पण क्या है, अभिसारी दर्पण क्या है, कनकेव दर्पण क्या है और कन्वेक्स दर्पण है। सब चीजें आपस में एक ही, लेकिन कंफ्यूजिंग बहुत करते हैं। और जब भी हम लोग लेंस की बात करेंगे तो अवतल दर्पण जो यहां काम कर रहा है वही वहां पर लेंस में उसका उल्टा उत्तल लेंस हो जाता है, और जो उत्तल दर्पण है वहां जाकर के अवतल लेंस का काम हो जाता है। लेकिन अभी लेंस की बात बाद में करेंगे हम लोग। पहले हम लोग अवतल दर्पण जो पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण, कनकेव लेंस, सॉरी कनकेव मिरर्स, अपसारी या इसको उभरा हुआ बोलते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं पहला पॉइंट्स कि अवतल दर्पण होता क्या है। चलिए पहली हेडिंग हमारा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तो बोलते हैं कॉनकेव, कनकेव मिरर, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। ठीक है, देखिए देखते हैं इसमें अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से दर्पण हमारा ये हो जाता है। ठीक है, देखते हैं ये हमारा एक प्रकार से क्या अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण। पहली बात तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहां एक होता है, इसको बोलते हैं पोलर, जिसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ओ पॉइंट हमारा यही होता है, इसको बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव, पोलर। और उसके बाद एक आता है वक्रता केंद्र, उसके बाद फोकस। तो पहले हमारा यहां होता है फोकस एफ, और यहां होता है सी, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, और ये होता है फोकस। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य एक्सिस हो गया। ये हमारा क्या है? ये हमारा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। एक कंसेप्ट याद रख लेंगे तो आपको गलतियां जल्दी से, ज्यादा गलती आप नहीं करेंगे। अवतल दर्पण ही थोड़ा टफली है, बाकी अवतल दर्पण में कई कंडीशन बनता है, जबकि उत्तल दर्पण हमारा केवल एक ही कंडीशन होता है। कैसा ही पोजीशन हो हमेशा उसका एक ही सिचुएशन, एक ही कंडीशन बनता है। लेकिन अवतल दर्पण हमारे कई कंडीशन होते हैं। तो हमारा ये सी पॉइंट हो गया, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये हमारा एफ पॉइंट हो गया, और ये हमारा हो गया ध्रुव। ठीक है, सी, एफ और ओ, इन्हीं तीनों पॉइंट का कमाल हमको देखना है। कमाल क्या होता है? हमेशा क्या होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट अनंत पे होता है तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनता है। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, तो जैसे हम वस्तु समीप इधर जाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब इसका इधर आता है। तो पहले जब अनंत पे होगा तो छोटा बनेगा, और उसके जाएंगे तो उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, और उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब बड़ा, और लास्ट में अगर हम यहां पे आ जाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। तो इसकी कंडीशन हम लोग देखते हैं।
तो मुख्य अक्ष अपसारी दर्पण में हमारा ये सब कंडीशन क्या क्या है इसको बता दिया गया। इसकी स्थिति को अगर हमको देखना हो, अगर हमारा वस्तु अनंत पर हो, पहला सिचुएशन है कि अगर वस्तु अनंत पर, अगर वस्तु अनंत पर हो तो क्या कंडीशन बनता है। अगर वस्तु अनंत पर होता है, सॉरी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, ठीक है, मतलब वही है कि मतलब इधर बने अनंत, मतलब अनंत पे ही हुआ, तो वक्रता केंद्र के इधर जो भी हुआ क्या अनंत ही हुआ। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अगर होता है तो कहां बनता है। अगर वक्रता केंद्र और इसके बीच में है तो इसकी प्रतिबिंब कहां बनती है, F और C के बीच में। पहला कंडीशन, अगर वस्तु अनंत पर है तो C और F के बीच में आ गया, मतलब अगर यहां था तो इसके बीच बना। अगर यही हमारा वस्तु C पर आता है तो उसका प्रतिबिंब क्या हुआ, C पर ही बनता है। अगर हमारा वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर भी उसका प्रतिबिंब बनता है, लेकिन प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा वास्तविक होता है, उल्टा वास्तविक होता है और छोटा बनता है। तो सिचुएशन में सब लिखवा रहा हूं, थोड़ा देखते हैं। अगर वस्तु अनंत पर हुआ तो कहां बनेगा, प्रतिबिंब F पर बनेगा। अगर वस्तु अनंत पर हुआ तो प्रतिबिंब F पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा। क्या होगा, और वह बहुत छोटा, बहुत छोटा। कि हमारा जो वस्तु अनंत पर होगा तो हमारा क्या होगा, F पर बनेगा और वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। अगर फिर हम और आगे बढ़ते हैं, अगर हमारा प्रतिबिंब वस्तु और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होता है तो ये चीज जो है F पे था वो हमारा क्या, C और F के बीच में आ जाता है। अगर हमारा वस्तु जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र हमारा क्या है, C है, वक्रता केंद्र के बीच में अगर हो तो कहां बनेगा, ये हमारा प्रतिबिंब C और F के बीच में बनेगा। अभी इसको मैं और अच्छे लिखवा दूंगा, C और F के बीच में बनेगा। और जब फिर हम अगर C पर आते हैं, वस्तु हमारा होता है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, C पर ही बनता है, लेकिन क्या होगा, वह वास्तविक उल्टा और बराबर होता है। इधर से हम उधर जाते हैं, प्रतिबिंब हमारा इससे धीरे धीरे इधर आता है, तो वहां पर छोटा था, बहुत छोटा, फिर उसके बीच में आया तो हमारा पास छोटा मिला, तो यहां क्या होता है, ये बनेगा C और F के बीच में, C और F के बीच, C और F के बीच। और यहां क्या होगा, वास्तविक, उल्टा, वहां तक बहुत छोटा, यहां हो गया छोटा। इस तरह से तीसरे स्टेप जब हम आते हैं, तीसरा हमारा होता है वक्रता केंद्र पर होगा, तो वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, उसके बराबर होता है। अब जब और आगे बढ़ेंगे, हमारा वस्तु C और F के बीच में होता है तो हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। और जब तीसरे स्टेप हम देख लेते हैं, तीसरा स्टेप हमारा जो हो गया, अगर हमारा वस्तु जो है किस पर हो, वस्तु अगर हमारा वस्तु C पर हो, वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, C पर ही बनेगा, मतलब C पर ही बनेगा, वास्तविक, उल्टा और क्या होगा, बराबर, वास्तविक, उल्टा और बराबर। तो आपको यहां कंसेप्ट समझ में आ गया। मैं इसको अभी अच्छे से पूरा लिखवा दे रहा हूं कि वक्रता केंद्र पर अगर हमारा वस्तु रहा तो वक्रता केंद्र पर ही बना, कितना कैसा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना और बराबर। आगे बढ़े, अगर C और F के बीच में होता है, C और F के बीच में अगर वस्तु होती है तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा, C हमारा वक्रता केंद्र और इधर क्या होगा, अनंत, C और अनंत के बीच बनेगा। तो हम पूरी सिचुएशन को एक बार आप लिखवा दे रहे हैं।
प्रतिबिंब की स्थिति की स्थितियां वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति आकार प्रतिबिंब का आकार चलिए हम लोग देख लेते हैं इसकी स्थितियों को। पहला हमारा क्वेश्चन अभी था, बताएं अभी आपको। पहला जो था, वस्तु अनंत पर हो। क्या हो? वस्तु अनंत पर हो। कहां प्रतिबिंब रहा था? एफ पर। एफ हमारा क्या है? फोकस। इसकी आकृति कैसी थी? वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा। बहुत छोटा। इसी तरह दूसरी स्थिति हमारी जो थी, कहां था? अनंत पर था तो एफ पर बना। अब कहां आएगा? वस्तु अनंत तथा सी के बीच। तो कहां बनेगा? एफ और सी के बीच। एफ और सी के बीच जो इसका प्रतिबिंब होता है वास्तविक रहेगा, उल्टा होगा और छोटा होता है। मतलब उससे थोड़ा सा, उसके कंपैरिजन में जो पहला हमारा था उसके कंपैरिजन थोड़ा सा क्या होता है? उससे बड़ा होगा। मतलब बड़ा तो नहीं बनेगा लेकिन उससे क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इसको हम लोग छोटे में रख लेते हैं। तीसरा हमारा कंडीशन है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र सी पर। वक्रता केंद्र सी पर एक सिचुएशन यही होता है कि ये वक्रता जिस पर होता है उसी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। किस पर बनेगा? वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। लेकिन क्या होता है? वास्तविक, उल्टा और बराबर होता है। वास्तविक, उल्टा तथा बराबर। वास्तविक, उल्टा तथा, मतलब उस जिसकी साइज हमारी जो वस्तु का होगा उसी तरह उसका सेम साइज होगा, लेकिन क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। अब चौथा कंडीशन हमारा आता है, एफ पर था, अनंत से एफ पर, अनंत और सी के बीच, एफ और सी के बीच। सी पर था तो सी पर बना। अब कहां आएंगे हमारा? वस्तु जो आएगा सी और अनंत के बीच हो जाएगा। अब देखिए उसी का उल्टा हो रहा है। वक्रता वस्तु हमारा जो है सी तथा एफ के बीच। सी तथा एफ के बीच क्या बनेगा इसका प्रतिबिंब? सी तथा अनंत के बीच। क्या होगा? वास्तविक, उल्टा, बड़ा। वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। अब चौथा हमारा टर्म आ रहा है, पांचवा टर्म, सी तथा एफ के बीच था तो हमारा कहां बना? सी और अनंत के बीच बना। और अगर एफ पर होता है तो कहां जाएगा? अनंत पर था तो एफ पर बना। अगर एफ पर होगा तो कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। वस्तु एफ पर
प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर, अनंत पर। वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा। क्योंकि केवल कंसेप्ट जानना है, वहां आपको डायग्राम बनाने के लिए पेपरों में नहीं देता है, उसके आपको समझा दिया हूं। तो वस्तु एफ पर जो होगा आपका अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा और कहां बनता है? बड़ा बनता है। छठवां टर्म आपका है, छठवां टर्म वस्तु एफ पर था तो कहां जब बना? आपके अनंत पर बना। और लास्ट जो टर्म है आपका, अगर एफ और ध्रुव के बीच बनता हो, एफ और, जब डायग्राम इस तरह बनाए थे हम, तो यहां था एफ और सी था, तो यहां जो था ध्रुव, तो अगर यह टर्म यहां एफ और ध्रुव के बीच में होता तो क्या बनता? हमेशा उसके दर्पण के पीछे बनता है, आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। तो अगर कह रहा है वस्तु एफ व ध्रुव के बीच, एफ व ध्रुव के बीच, तो कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। एक टर्म यही केवल होता है जो दर्पण के पीछे बनता है। क्या होता? आभासी, सीधा, बड़ा। आभासी, सीधा, आभासी, सीधा और बड़ा होता है। तो ये आपका इतना टर्म आपको सीधा, बड़ा। तो 6 टर्म आपका इसमें था कि वस्तु अगर अनंत पर होता है तो एफ पर बनता है, क्या होता है? वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। अनंत और एफ सी के बीच, तो एफ और सी के बीच वास्तविक उल्टा छोटा। वक्रता केंद्र पर होगा तो सी पर बनेगा, वास्तविक उल्टा और बराबर। सी तथा एफ के बीच, तो सी और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। वस्तु एफ पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा। और लास्ट एक टर्म जो आपका है, वस्तु अगर हमारा फोकस पर होता है और ध्रुव के बीच अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो एक टर्म यही आपका है कि जो हमारा दर्पण के पीछे बनता है। जब दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब हमारा क्या होता है? आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो हमारा जो कंडीशन बताया गया पूरा, इसमें क्या है? अवतल दर्पण की कहानी पूरी बताई गई है आपकी। अवतल दर्पण में आपके 6 टर्म बनते हैं। पेपर में जैसे ही पूछ सकता है कि हमारा अगर वस्तु अनंत पर हो तो कहां बनेगा, या वक्रता केंद्र पर हो तो कहां बनेगा, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सारी चीजें आपको इस टेबल से पूरी डिटेल इसकी निकल जाएगी। और इसमें जो उत्तल दर्पण का पोजीशन आता है, क्या है? उत्तल दर्पण में केवल एक टर्म होता है, तो उसमें एक ही पोजीशन होता है, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। अब देखिए अभिसारी दर्पण वो था आपका अवतल उभरा हुआ तल, इसका क्या दबा हुआ तल होता है। उत्तल दर्पण, अभिसारी दर्पण, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ये मुख्य अक्ष, ये आपका हो गया ओ ध्रुव। क्या हो गया? ध्रुव। इसमें जो टर्म होता है एक ही टर्म केवल होता है, जैसा भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो एक ही टर्म में होता है हमेशा। क्या? प्रत्येक दशा में दर्पण के पीछे ही बनता है, ध्रुव और एफ के बीच में। कहां बनता है? ध्रुव और एफ के बीच में। तो ये आपका प्रतिबिंब जो आपका बना कि आभासी दर्पण में हमेशा उत्तल दर्पण में जो स्थिति होती है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो एक इसका केवल एक ही टर्म होता है, आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा बनता है।
तो जो आपको याद करने का टर्म है, जो थोड़ा सा समझने का टर्म था आपका, वो ज़्यादातर होता है अवतल दर्पण, क्योंकि उसमें कई टर्म्स होते हैं। और उत्तल दर्पण केवल एक ही कंडीशन होता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो अवतल दर्पण के बारे में बता दिया गया, प्लेन मिरर्स क्या हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है, कैसे उसके प्रतिबिंब की स्थितियाँ बनती हैं, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से बता दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू क्लास।